हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोविस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के हम यहाँ देखेंगे मेन डोमेन्स। तो चलिए पढ़ते हैं हम। तो आपने अपनी पहली चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो सिर्फ ही एक प्लैनेट है जिसमें जान होती है, लाइफ है, ह्यूमन बींग्स वहाँ पर रह सकता है, उसमें ज़मीन है, पानी है और हवा भी अर्थ में प्रेजेंट है। अर्थ का जो सरफेस होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पर थ्री मेन कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के जो थ्री मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो वहाँ पर मीट करते हैं, मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और ओवरलैप करते हैं। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है जहाँ पर हम रहते हैं उससे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, और जो गैसियस लेयर्स जहाँ पर अर्थ में सराउंड करता है उससे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस वहाँ पर पाए जाते हैं। और एक भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर क्या करता है, सन से जो उनकी जो खतरनाक किरण जो होती है, रोशनी जो होती है, उससे हमें बचाता है। वाटर जो है एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है अर्थ के सरफेस में, और इस एरिया को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में वाटर के बहुत सारे फॉर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आइस हो गया, वाटर हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सारे हाइड्रोस्फीयर में ही कॉम्प्राइज करते हैं। और उसके बाद जो चौथा है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सबसे पतला जोन है जहाँ पर हमें लैंड, वाटर, हवा एक साथ हमें मिलता है और लाइफ को सपोर्ट करता है। तो पहले हम देख लेते हैं ये जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और जो बायोस्फीयर जो है वो हमारे अर्थ के मेजर डोमेन्स हैं, ठीक है। पर इसका जो मतलब हमें जानना चाहिए क्योंकि ग्रीक वर्ड में है, यहाँ लिखा है वर्ड ओरिजिन में कि जो ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमोस का मतलब होता है वेपर, और हुडोर या फिर हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। जैसे बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट, बायोस्फीयर, ये सारे होते हैं लाइफ रिलेटेड वर्ड्स। अभी हम देखेंगे लिथोस्फीयर क्या होता है। हमने तो ओवरऑल हमने पता लगा ही लिया कि लिथोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, पर इसका हम यहाँ पर देखेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जो अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है उससे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ये अर्थ की क्रस्ट में जो रॉक्स से वहाँ पर कंप्राइज करता है, और सॉइल का वहाँ पर पतली से लेयर है जहाँ पर न्यूट्रिएंट एलिमेंट भी होते हैं, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म सस्टेनेबल लाइफ जी पाते हैं। अर्थ के सरफेस में टू मेन डिविजन्स हैं, एक होता है कॉन्टिनेंट्स, दूसरा होता है ओशन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट्स हम किसे कहते हैं, जैसे कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये सारे होते हैं कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े लैंड मैसेस जो होते हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओशन बेसिन्स। तो आपको वर्ल्ड का ओशंस, जो वर्ल्ड में जितने भी ओशंस है, ओशंस और सीज में ये फर्क होता है, सी मतलब समुद्र से बड़ा होता है, ओशंस मतलब महासागर, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लिंक्ड है। तो आपको वर्ल्ड मैप देखना है, फिगर 5.1 में दी गई है, और ये क्वेश्चन आता है क्या लैंड मैसेज जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ दी गई है, इसे हम रोटेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ये नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन, यहाँ पर ओशन भी है और कॉन्टिनेंट्स भी है। तो यहाँ बताया है कि हमें पता चल गया है कि जो लैंड जो वर्ल्ड के जो ओशन से वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या वो जो लैंड मैसेज होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आपको ये वाला चैप्टर का अच्छी तरह से समझना है, अगर हाँ है तो फिर आपको यस लिखना है, अगर नहीं है तो फिर आपको नो लिखना है। सी वाटर का जो लेवल होता है ये हर जगह सेम ही होता है, कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। लैंड का एलिवेशन जो होता है सी के लेवल से ही मेजर की जाती है, जो हम 0 से ही लेते हैं। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो होता है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो होता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सी लेवल के ऊपर उसका मीटर से 8848 मीटर से सी लेवल के ऊपर। और जो पैसिफिक ओशन में जो मराइना ट्रेंच है, आपका इसका भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पैसिफिक ओशन में कौन सा चीज़ है, वो है मराइना ट्रेंच, या फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि मराइना ट्रेंच कहाँ लोकेट करता है, वो होता है पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो पैसिफिक
ओशन में जो मैरिना ट्रेंच जो है जिसका डेप्थ है 11,022, ठीक है, ओशन में। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं सी का डेप्थ कितना होगा अगर हम हाईएस्ट पॉइंट से लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट से ज़्यादा होगा तो फिर आपका आंसर लिखना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। कॉन्टिनेंट्स तो हमें तो पता चल गया कि लार्ज लैंड मैसेस होते हैं, पर यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स कितने तरह के होते हैं। देखा जाए तो 7 तरह के ही कॉन्टिनेंट्स होते हैं और वो बड़े बड़े वाटर बॉडीज से सेपरेट हुए हैं। और वो कॉन्टिनेंट्स का नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो फिर आपको वर्ल्ड मैप फिर से देखना है, हमने तो देख लिया है। और नोटिस कीजिए कि लैंड का जो सबसे बड़ा पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ा है, एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हमारा जो कंट्री है, हमारा कंट्री का नाम इंडिया है जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारत, तो फिर वो कहाँ पर लोकेट करता है, कौन से कॉन्टिनेंट पर लोकेट करता है? वो है एशिया, ठीक है। एशिया जो है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है साइज में, और उसका जो 1/3 जो है टोटल लैंड कवर हुआ है, मतलब अर्थ का टोटल लैंड एरिया 1/3 कवर है। और जो कॉन्टिनेंट जो है ये वाला जो कॉन्टिनेंट है एशिया, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट के थ्रू गुजर कर जाता है। एशिया जो है यूरोप से अलग हुआ है। यूरल माउंटेन भी है वहाँ, ठीक है। यूरल माउंटेन आपको मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मेडिटेरियन सी, आल्प्स एक माउंटेन है, अल्पाचियन माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स, और यहाँ लिखा है अमेजोन रिवर जो होता है ना साउथ अमेरिका में पड़ा है, एंडीज, ठीक है। और नाइल रिवर जो है अफ्रीका, इजिप्ट में मिलता है, ठीक है। यूरल माउंटेन भी आपको मिल जाएगा यहाँ। तो यूरल माउंटेन से क्या हुआ है, जो वेस्ट में है यूरोप से वो अलग हुआ है। फिगर 5.1 में आप देख सकते हैं यूरोप और एशिया का जो लैंड मास है वो कॉम्बाइन जब हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं यूराशिया। यूरोप प्लस एशिया को हम यूराशिया बोलते हैं। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। जो एशिया से वो यूरोप जो है वो छोटा है, और ये जो कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया के वेस्ट पर पड़ता है, जैसे फ्रांस हो गया। फ्रांस जो है वो यूरोप में ही पड़ता है। जो आर्कटिक सर्कल जो है वो इसमें गुजर कर जाता है, और ये तीनों साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड है, बाउंडेड है। और आपको वर्ल्ड मैप देखनी है और लोकेट करनी है, पहचाननी है। अभी हम देखेंगे कि अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। इक्वेटर या फिर आप 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कह सकते हैं, वो कॉन्टिनेंट के मिडल पर गुजर कर जाती है। अफ्रीका का बड़ा सा हिस्सा जहाँ पर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अफ्रीका का बड़ा हिस्सा वहाँ पर लाई करता है। फिगर 5.1 देखिए वो वाला जो मैप जो हमने देखा फिगर 5.1, जहाँ पर कॉन्टिनेंट थे और ओशंस जो थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। तो आपको मिलेगा सिर्फ कॉन्टिनेंट जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पास करते हैं। जो सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है जो अफ्रीका में दिखाई पड़ता है। कॉन्टिनेंट जो है ये हर साइड से बाउंडेड है महासागर और समुद्र से। और आपको वर्ल्ड मैप को देखना है फिर से फिगर 5.1 को, तो आप नोटिस करेंगे कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिवर है वो है नाइल, जो अफ्रीका के थ्रू बहती है। देखिए जो नाइल है वो सबसे बड़ा रिवर है जो हमें इजिप्ट में मिलता है, और इजिप्ट कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है। इजिप्ट में नाइल रिवर बहती है। नोटिस कीजिए जहाँ पर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन अफ्रीका के मैप में बहते हैं। अभी हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब पहले एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद थर्ड में नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, थर्ड पोजीशन में है। ये साउथ अमेरिका से थोड़ा सा लिंक्ड है लैंड के नैरो स्ट्रिप से, जिसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस्थमस ऑफ पनामा से लिंक्ड है, ठीक है। जो साउथ अमेरिका है ये नॉर्थ अमेरिका से थोड़ा सा लिंक्ड है, एक पतली सी स्ट्रिप गुजर कर जाती है लैंड का, ठीक है, मतलब लिंक है। ये जैसे कि ये नॉर्थ है ना, तो ये साउथ है, इसमें एक लैंड का एक धड़ी, एक स्ट्रिप जाती है, और इसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। जो कॉन्टिनेंट जो है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। 3 महासागर इस कॉन्टिनेंट में सराउंड करते हैं। तो क्या आप इन ओशंस के नाम बता सकते हैं? हाँ बता ही सकते हैं हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, ओशंस के बारे में।
तो यहाँ देख लेते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका देखा जाए मोस्टली वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ी है, पर 2 ओशंस ईस्ट और वेस्ट में सराउंड करते हैं। एंडीज जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो लेंथ से गुजर कर जाती है, उसकी लेंथ के हिसाब से वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक रन करती है। आप फिगर 5.1 में देख सकते हैं। साउथ अमेरिका जो है उसमें एक बड़ा सा लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। जो लंबा रिवर है वो है नाइल, जो अफ्रीका में दिखाई देता है, और सबसे बड़ा रिवर जो है वो है अमेज़न, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और ये हर साइड्स मतलब ओशंस और सीज के हर साइड्स में सराउंड करता है। इसे हम कहते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि वहाँ पर आइलैंड ज़्यादा है। अभी हम देखेंगे अंटार्कटिका क्या है। अंटार्कटिका देखा जाए तो कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में ही है, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसका जो साउथ पोल जो है वो कॉन्टिनेंट के सेंटर पर ही ऑलमोस्ट है, और ये साउथ पोलर रीजन में ही दिखाई देता है, और ये परमानेंटली थिक आइस शीट से कवर्ड है, और इसमें कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज जो होते हैं वो अंटार्कटिका रिसर्च के लिए आते हैं, बहुत सारे रिसर्च स्टेशंस है, इंडिया में भी रिसर्च स्टेशंस वहाँ है, जैसे कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये तो हमारी इंडियन नाम है, तो वहाँ पर ये रिसर्च स्टेशंस हैं अंटार्कटिका में। अभी हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ठीक है। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि 71% अर्थ पानी में कवर्ड है और 29% जमीन में कवर्ड है। हाइड्रोस्फीयर में पानी के हर फॉर्म्स आ सकते हैं, जो ओशन में जो बहती हुई पानी, या फिर नदी में जो बहती हुई पानी, लेक्स में जो बहती हुई पानी, या फिर ग्लासियर्स में जो बर्फ़ होती है, अंडरग्राउंड वाटर, या फिर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होते हैं, ये हाइड्रोस्फीयर में कॉम्प्राइज करते हैं। 97% अर्थ के पानी से ज़्यादा हमें ओशंस में भी पाए जाते हैं, और ये ह्यूमन यूज़ के लिए, मतलब ओशन का जो पानी होता है ना बहुत ही नमकीनी टाइप का होता है, सॉल्टी होता है इंसान के यूज़ के लिए, ठीक है। और जो वाटर का जो बचा हुआ जो पानी है, जो बड़ा सा पॉपुलेशन जो है वो आइस शीट्स और ग्लासियर्स के फॉर्म में है, और ग्राउंड के अंडर में भी, और उसमें स्मॉल परसेंटेज भी अवेलेबल है। मतलब स्मॉल परसेंटेज मतलब जो ज़्यादा परसेंटेज जो होता है, 97% वाटर जो है वो ओशंस में ही पाए जाते हैं, और ये बहुत ही सॉल्टी होते हैं, ठीक है, सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। और जो बचा हुआ पानी होता है, और वो क्या होता है, ये पानी पीने के लिए फ्रेश वाटर देता है, ठीक है। फ्रेश वाटर कम है और सॉल्टी वाटर ज़्यादा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ है, देखिए यहाँ आपको कनेक्शन बताइए। स्थमस क्या होता है, एक पतली सी स्ट्रिप जहाँ पर टू लैंड मासेस, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एक लैंड मास है, साउथ अमेरिका लैंड मास है, जहाँ पर वो कनेक्टेड होते हैं, उससे हम कहते हैं स्थमस ऑफ पनामा, ठीक है, स्थमस हम कहते हैं सर। और स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक पतला सा पैसेज होता है वाटर का, जहाँ पर बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि सीज और ओशंस कनेक्टेड अगर होते हैं तो फिर उन्हें हम कहते हैं कि वो स्ट्रेट है, ठीक है। और नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो फिर आपको श्रीलंका और इंडिया का स्ट्रेट का नाम बताना है आपको, तो मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। देखिए यहाँ, ठीक है, तो इसे ब्लू प्लैनेट से हम इसलिए कहते हैं, हम तो इसे ब्लू प्लैनेट तो कहते हैं कि पानी से भरा है, पर हमें पानी की जो शॉर्टेज होती है उसे हमें फेस करना होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे ओशंस के बारे में कि महासागर क्या होते हैं। ओशंस भी बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं हाइड्रोस्फीयर के, और वो इंटरकनेक्टेड हैं। ओशन का जो पानी होता है ये हमेशा मूव ही करता है। 3 चिप मूवमेंट्स होते हैं ओशन वाटर्स के, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। जो ओशन वाटर के 3 मेन मूवमेंट्स होते हैं, वो होता है वेव्स, जो ऐसे ऐसे जो वेव्स आते हैं उसे हम कहते हैं वेव्स, ठीक है। टाइड्स और ओशन करंट्स, ये होते हैं 3 चिप मूवमेंट्स, ठीक है, ठीक है। जो ओशन का जो पानी होता है वो हमेशा मूव करता है, और 3 चिप मूवमेंट्स ओशन वाटर्स के वो होते हैं वेव्स, टाइड्स और ओशन करेंट्स। 5 मेजर ओशंस होते हैं हमारी वर्ल्ड में, वो होता है, पहले पैसिफिक ओशन होता है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, उनके साइज़ के हिसाब से, ठीक है, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ये सारे ओशंस की नाम दी गई है। सबसे बड़ा ओशन जो होता है वो है पैसिफिक ओशन, और इंडियन ओशन जो होता है हमारे इंडिया की तरफ ही गुजर कर जाती है, ठीक है।
तो यहाँ है जो पैसिफिक ओशन जो है ये सबसे बड़ा ओशन है, क्योंकि उसका जो 1/3 सरफेस जो है ये पानी से स्प्रेड हुआ है। मैराना ट्रेंच जो अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है ये पैसिफिक ओशन में ही है। पैसिफिक ओशन देखा जाए ये उसका जो शेप होता है ना वो सर्कुलर होता है, मतलब सर्कल जैसा उसका शेप है। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका भी सराउंड करते हैं। तो आपको मैप में देखना है और कॉन्टिनेंट्स की लोकेशंस ढूंढनी है और उनके पैसिफिक ओशंस की भी लोकेशंस आपको ढूंढनी है। अटलांटिक ओशन जो है, ठीक है, अटलांटिक ओशन का जो ये भी सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है और उसका ना एस शेप्ड है, ऐसा एश टाइप का शेप आता है। आप देखिए इस मैप में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का तो शेप तो नहीं दिया है, पर जो पैसिफिक ओशन का जो बताया गया है जो रिसर्च के हिसाब से, उसका सर्कुलर शेप होता है, ठीक है। और अटलांटिक ओशन में क्या होता है, अटलांटिक ओशन का जो शेप होता है वो एस शेप्ड होता है और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड में फ्लैंक्ड है। यूरोप और अफ्रीका ईस्टर्न साइड में है और अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट लाइन है वो इंटेंडेड है। इरेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन हमें हमारी नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स से हमें पता चला है कि सबसे बिजिएस्ट ओशन है, सबसे बिजी है ये इंडियन ओशन, जो एक कंट्री के नाम से ही पड़ा है, वो है इंडिया से। ओशन का जो शेप होता है ये ऑलमोस्ट जो है, मतलब इंडियन ओशन का जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, ठीक है, ट्रायंगुलर है। और ये एशिया से बाउंड है, एशिया से बाउंड है और ये अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से बाउंडेड है, ठीक है। उसके ईस्ट और वेस्ट में अफ्रीका है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। साउदर्न ओशन जो है ये क्या करता है, ये इनसर्कल करता है अंटार्कटिक कंटिनेंट और एक्सटेंड करता है 60 डिग्री एक्सटेंड करता है साउथ लैटिट्यूड पर। आर्कटिक ओशन हमें दिखाई देता है आर्कटिक सर्कल में और ये नॉर्थ पोल में सराउंड करते हैं। ये कनेक्ट रहता है पैसिफिक ओशन से एक सैलो वाटर के पतली सी स्ट्रेट से, जिसे हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, नॉर्दर्न कोस्ट में बाउंड करते हैं नॉर्थ अमेरिका के और यूरेशिया के। अभी हम देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या होता है आपको तो ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर से पहले आपने एटमॉस्फेयर तो ज़रूर सुना होगा, ठीक है। जो गैस की लेयर जहाँ पर अर्थ सराउंड करती है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एक एयर का पतले से ब्लैंकेट है जो हमें प्लैनेट के हर एस्पेक्ट में सबसे काम का होता है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे प्लैनेट का। ये हमें शुद्ध हवा देता है सांस लेने के लिए और सूरज की खतरनाक इफेक्ट से हमें बचाता है। एटमॉस्फेयर जो है वो 1600 किलोमीटर से उसका हाइट एक्सटेंड हुआ है और एटमॉस्फेयर जो है 5 लेयर्स से डिवाइडेड है, उसके कॉम्पोजिशन में, उसके टेम्परेचर में और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में। ये सारे लेयर्स जो होते हैं ये अर्थ के सरफेस से ही शुरू होते हैं। वो है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। देखिए ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है ना एटमॉस्फेयर के ना 5 लेयर्स होते हैं। एक होता है ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये होते हैं एटमॉस्फेयर के लेयर्स। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो एटमॉस्फेयर जो है वो मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कंपोज हुआ है, जो 99% क्लीन और ड्राई एयर है। नाइट्रोजन 78% में होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और सारी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन, हेलियम, ये सारे जो है वो 1% वॉल्यूम में अगर हम देखें, जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट का है, 78% का है, ऑक्सीजन 21% का है और जो गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये सारे हैं, ये सारे 1% में हैं, ठीक है, वॉल्यूम में। ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारी लाइफ में। सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन है हमारा। हालांकि नाइट्रोजन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि जो अर्थ से जो हीट रेडिएट होता है उसे एब्जॉर्ब करता है और प्लैनेट को गर्म रखता है, और ये हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है ये हाइट से भी थोड़ी सी वैरी करती है, डिफरेंट है हाइट से। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल, ये सी लेवल के मैक्सिमम है, और ये डिक्रीज करता है रैपिडली, मतलब जल्द से जल्द ये कम होता जाता है, लो होता जाता है जैसे वो बढ़ता जाता है। और आप जानते हैं क्लाइंबर्स जो एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि अगर वो पहाड़ चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ऑक्सीजन की ना डेंसिटी वहाँ पर बहुत कम है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जाते हैं। और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अपवर्ड कम होता जाता है, ये जैसे ही अपवर्ड जाता है मतलब ऊपर जाता है, तो नीचे ये डिक्रीज होता जाता है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, अर्थ में प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये जगह से वैरी करता है। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, तो कुछ एरिया में लो प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं। एयर जो है ये हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर में मूव करती है, और मूविंग एयर को हम कहते हैं विंड। आपको हर जगह पर ये डेफिनेशन दिखाया होगा कि मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। अभी हम देखेंगे बायोस्फीयर के बारे में। हमने तीनों डोमेन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक है लिथोस्फीयर, ठीक है, एक है हाइड्रोस्फीयर, और एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है। अभी हम देखेंगे बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। लाइफ का डोमेन ही बायोस्फीयर होता है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। मतलब नैरो जोन होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमारे अर्थ में एक जोन है, सबसे पतली जोन है, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और इस जोन में लाइफ जो है वो हमारी प्लैनेट को ज़्यादा यूनिक बना देती है, और यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कुछ माइक्रोब से लेकर बड़ी बड़ी बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से बड़ी बड़ी मैमल्स। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और वो बायोस्फीयर जीने के लिए रहते हैं। बायोस्फीयर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइडेड है। अर्थ का जो 3 डोमेन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके वुड, मतलब आपको लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी का नीड फुलफिल करने के लिए आपको फॉरेस्ट काटना होगा ताकि आपके जो ज़रूरत चीज़ों को पूरी कर सको, या फिर आपको जो ज़मीन को क्लियर करना होगा ताकि आप एग्रीकल्चर फील्ड्स बना सको, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये इंसान मॉडिफाई करता है, बल्कि चेंज करता है। और इससे अर्थ की सरफेस में भी बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब नेचुरल डिज़ास्टर्स, ठीक है, जैसे कि फ्लड हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, या फिर साइक्लोन हो गया, या फिर अर्थक्वेक हो गया। ये सारे अर्थ में ही नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ समरजेंस भी हो सकते हैं लैंड के, जैसे कि सुनामी। सुनामी ज़्यादातर तो होता है जापान में ही होता है, जापानीज वर्ड है ये। और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के पार्ट्स भी वाटर से सबमर्ज्ड है। और जो वेस्ट मटेरियल के जब डिस्चार्ज हो जाते हैं लेक्स में या फिर रिवर्स में, वो वाटर को अनसुटेबल बना देते हैं ह्यूमन यूज़ के लिए, क्योंकि वो लाइफ के अलग अलग फॉर्म्स में भी डैमेज करवा सकता है। और जो इंडस्ट्रीज़ में जो इमिशंस आते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, ये एयर को गंदा करते हैं, पोल्यूट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CO2। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्रीज़ होती है, उसमें और थर्मल पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट फैक्ट्री, व्हीकल्स, ये सारी क्या करते हैं, उनकी जो धुआं होती है या फिर जो भी कोई कचरा का जो धुआं आता है, ये एयर को पल्यूट करते हैं। और इसमें क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होने की भी बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हमारे एयर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, पर CO2 अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा और इसमें होगा ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे अर्थ में ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये गलत है, ये अच्छा नहीं होगा अर्थ के लिए।
असल में अर्थ खतरे में है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो फिर यह को ग्लोबल वार्मिंग, और इसका एक लिमिट भी है कि आपको रिसोर्सेस, अगर आपको अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ करनी है तो फिर नेचर में मेंटेन करना होगा, ठीक है, और डोमेन्स में भी मेंटेन करना होगा। अगर आपको चाहिए हो ठीक है, पर उसका बैलेंस होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए नेचर से, और डोमेन्स के बीच में भी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारे हैं। तो हमने यहाँ पर चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया है, हम आपका बुक कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स जल्द से जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू।